चलिए जी, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का नेम है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा पहले भी, तो चीज़ें साथ साथ क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, मैंने उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। The word statistic have been derived from Latin word status, mean political state. जो आपके पास वर्ड स्टैटिस्टिक है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वर्ड स्टैटिस्टिक का, वो एक लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है। ठीक है, लैटिन वर्ड स्टेटस था, उससे डिराइव हुआ है, जिसकी मीनिंग थे पॉलिटिकल स्टेट। In 1749, Gottfried Ecknagel, during one of his lectures at German University, used the word Statistik to mean political science of several countries. सबसे पहले 1749 में एक स्टैटिशियन था गॉडफ्राइड एक्नावल, उसने अपने एक लेक्चर में सबसे पहले एक वर्ड स्टैटिस्टा यूज किया था। ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। इसकी भी मीनिंग पॉलिटिकल स्टेट भी कह सकते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं ऑफ सेवरल कंट्री। तो तीन बातें याद रखनी है इंट्रोडक्शन में कि सब जो हमारे पास वर्ड स्टैटिस्टिक है वो डिराइव किस जबान में हुआ था, लैटिन वर्ड था, स्टेटस उससे हुआ था, और स्टेटस की क्या मीनिंग थे, पॉलिटिकल स्टेट। और सबसे पहले 1749 में गॉडफ्राइड एक्नावल ने इसका अपने एक लेक्चर के दौरान इसका नाम लिया था। बाद इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत सारे स्टैटिशियन ने काम किए, और सबसे ज़्यादा जो इसमें काम किए स्टैटिस्टिक में वो सर फ्रांस थे। ठीक है, सर फ्रांस और या सर फिशर उन्हें हम कहते हैं। सर फिशर एक स्टैटिशियन थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया स्टैटिस्टिक में। उन्हें हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन आ जाती हैं। स्टैटिस्टिक को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो स्टैटिस्टिक कैन बी डिफाइन इन 3 सेंस। आप स्टैटिस्टिक को 3 सेंस में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास इसकी सेंस है वो प्लूरल सेंस है, सेकंड सिंगुलर सेंस, और थर्ड हमारे पास टेक्निकल सेंस है। नेक्स्ट स्लाइड पे 1 बाय 1 हमने इन सारों को डिस्कस किया हुआ है और साथ उनकी एग्जांपल भी दी है। देखिए जी, फर्स्ट हमारे पास कौन सी सेंस थी, प्लूरल सेंस। ठीक है, प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक को कैसे डिफाइन करेंगे। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक मीन द न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। अगर आप प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक को डिफाइन करेंगे तो जस्ट इतना सा आपने कहना है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देगी वो स्टैटिस्टिक कहलाएगी। किसी भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल डेटा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप स्टैटिस्टिक में काम कर रहे हैं। ठीक है, इजी वर्डिंग में हम क्या करेंगे कि जब भी हम डेटा के साथ डीलिंग करेंगे दैट इज स्टैटिस्टिक। ठीक है, देखें इसकी एग्जांपल में क्या है, हाइट ऑफ पर्सन। हम लोगों की हाइट मेजर करते हैं, तो हाइट के विद रिस्पेक्ट हमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, किसी का 5 फुट होगा, किसी का 6 होता है, 5.5 होता है, तो ये बेसिकली क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक। हम लोगों की वेट मेजर करते हैं, वेट भी बेसिकली क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है। किसी का 40 kg होता है, किसी का 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 वाले हजरात भी होते हैं। तो वो क्या है बेसिकली हमारे पास, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक। या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, लोगों के मार्क्स हो गए, जैसे आप लोगों का जीपीए सिस्टम है, तो लास्ट सेमेस्टर है उसमें जो जीपीए आया होगा स्टूडेंट का, तो वो भी क्या है, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, किसी का 2.5 है, 3 है, 3.5 है, तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं।
जब भी आप इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को डील करेंगे दैट इज स्टैटिस्टिक। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दैट इज स्टैटिस्टिक इन रूलर सेंस। नीचे मैंने इसका एक नोट लिखा है, इन प्रूलर सेंस द फैक्ट एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, फॉर एग्जांपल गुड, पुअर, मैनी, इंटेलिजेंस, इस तरह के डिफरेंट इट्स डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। तो ये चीज कह रहा है कि अगर आप प्रूलर सेंस में काम कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे पास क्वालिटेटिव फॉर्म होगी, एक क्वांटिटेटिव होती है, एक क्वालिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव होती है न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव होती है किसी भी चीज की क्वालिटी को शो करना। जब हम किसी भी चीज की क्वालिटी को शो करते हैं तो वहां पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। हम कहते हैं गुड, ये अच्छा है, उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। या ये बंदा पुअर है तो उसको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, मैनी, कितने ज्यादा हैं ये इतना नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास क्वांटिटी एक्सप्रेस हो रही हो क्वालिटेटिव फॉर्म में, किसी भी चीज की क्वालिटी को शो करके एक्सप्रेस हो रही हो, तो उस फॉर्म में हमारे पास ये जो होते हैं गुड हो गया, पुअर हो गया, मैनी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये चीज क्या होगी, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक में नहीं आएगी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी एक्सप्रेस होती है, चाहे हमारे पास न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस हो या हमारे पास नॉन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो, वो दोनों स्टैटिस्टिक होती हैं। लेकिन अगर हम प्रूलर सेंस में काम कर रहे हैं तो उसमें जस्ट हमने न्यूमेरिकल फैक्ट्स देखने हैं। ठीक है, वो वाली स्टडी को सिर्फ डील करना है जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दे, तो वो हमारे पास क्या होगी, स्टैटिस्टिक होगी। अगर कोई स्टडी आपको किसी भी चीज की क्वालिटी दे रही है तो वो प्रूलर सेंस में उसे हम स्टैटिस्टिक नहीं कहेंगे। ये हमारे पास प्रूलर सेंस में स्टैटिस्टिक को हमने डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी सेंस कौन सी थी, सिंगुलर सेंस। देखिए जी, सिंगुलर सेंस भी कह सकते हैं इसे आप, या फिर आप प्रॉपर डेफिनेशन भी कह सकते हैं स्टैटिस्टिक की। अगर आपको पेपर के अंदर या वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि डिफाइन स्टैटिस्टिक, तो आप लोगों ने हमेशा सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन सुनानी है, क्योंकि ये प्रॉपर डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक की। अगर आपको किसी सेंस का नाम लेके पूछी जाती है डेफिनेशन, फिर आपने उस सेंस में बतानी है। अदरवाइज जस्ट अगर पूछा जाता है कि आप स्टैटिस्टिक को डिफाइन करें, तो वो आप लोगों ने हमेशा सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन बतानी है, क्योंकि ये प्रॉपर डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक की। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज, कैसे हम डिफाइन करेंगे, स्टैटिस्टिक इज अ साइंस इन विच collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। देखिए जी, सबसे पहले मैंने बात की इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। मैंने कहा स्टैटिस्टिक इज अ साइंस। हम स्टैटिस्टिक को साइंस क्यों कह रहे हैं? हालांकि हम कोई लेबॉर्ट्री वगैरह यूज नहीं कर सकते, स्टैटिस्टिक में लेबॉर्ट्री हम यूज नहीं करते, कोई इसकी यानी कि टेस्टिंग वो नहीं होते जो यानी लेबॉर्ट्री के थ्रू हो। फिर हम इसको साइंस क्यों कहते हैं? तो साइंस इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डेटा कलेक्शन का जो मेथड होता है, जिसको अभी मैं नीचे एक्सप्लेन करने लगा हूं, वो एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट करना, किसी को टेलीफोन करके उस जगह के बारे में वहां से इंफॉर्मेशन ले लेना, या डिफरेंट और भी मेथड हैं डेटा कलेक्शन के, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। तो वो जो एक मेथड है डेटा कलेक्शन का, वो साइंटिफिक मेथड है, इसीलिए हम स्टैटिस्टिक को साइंस भी कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक में सबसे पहला हमारे पास काम क्या होगा, कलेक्शन होगा। डेटा की हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि हम एक क्वेश्चनियर डेवलप करें, डिफरेंट लोगों के पास जाके वो क्वेश्चनियर फिल अप कराएं, वहां से हमें डेटा मिलेगा।
वैसे भी करा सकते हैं, या हम कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ तक हम नहीं जा सकते, हम वहाँ पे अपने जानने वाले को मेल कर देते हैं, कॉल के थ्रू वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, वो भी एक मेथड है। और भी डिफरेंट मेथड हैं डेटा कलेक्शन के। तो स्टैटिस्टिक में पहला काम क्या है, डेटा कलेक्शन होती है। जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरा काम स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं। डेटा को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, डिफरेंट टेबल बना के उस डेटा के ग्राफ बना दिए, ठीक है, वहां से डेटा क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया था, तो वहां पे मिक्स इंफॉर्मेशन होगी। हम क्या करें, मेल का एक अलग कॉलम बना लें, फीमेल का अलग कॉलम बना लें, चाइल्ड का अलग बना लें, एजुकेटेड लोगों का अलग, एम्प्लॉयर का अलग, नॉन एम्प्लॉयर अलग। तो वो जो हम एक टेबल बना रहे हैं जिससे डेटे को समझना इजी हो जाता है, वो उस डेटा की प्रेजेंटेशन है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है कि आपने डेटा किस मकसद के लिए कलेक्ट किया है, ठीक है। अपने डेटा से वो मकसद निकालना क्या होता है, एनालिसिस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने वाकएंड से एजुकेटेड लोग लेने थे कि इसमें एजुकेटेड लोग कितने हैं, तो हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे एट द एंड हम क्या करेंगे, उसमें जो एजुकेटेड लोग होंगे उनको अलग कर लेंगे, ठीक है। हमारा एनालिसिस क्या था, एजुकेटेड लोगों की तादाद बतानी या फाइंड करनी। तो हमारा उस डेटा कलेक्शन का मकसद क्या था, वो एनालिसिस में आ जाता है, ठीक है। अपने काम की चीज उस डेटा में से निकालना क्या होता है, एनालिसिस होता है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, इंटरप्रिटेशन क्या होती है, एंड पे जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को एक लाइन के थ्रू क्या कर देना, डिफाइन कर देना, इंटरप्रिटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने एजुकेटेड लोग फाइंड करने थे, तो हमने जब फाइंड किए तो 90% लोग आए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वाकई में 90% लोग एजुकेटेड हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एक लाइन में अपने पूरे काम को डिफाइन कर देना क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये सारे प्रोसेस हम किस में करते हैं, स्टैटिस्टिक में करते हैं। और स्टैटिस्टिक की किस सेंस में, सिंगुलर सेंस में। इसकी मैंने नीचे एग्जांपल दी है, देखें, सेंसिव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। सेंसिव क्या होती है, मर्दमशुमारी। देखिए ना, जितने भी मैंने अभी बातें बताई हैं, मर्दमशुमारी वाले जो लोग आए हुए होते हैं वो इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनकी उन्होंने ड्यूटियां लगाई होती हैं, वो एक फॉर्म लेके घूम रहे होते हैं, हर घर पे जाते हैं और वो फॉर्म फिल करवाते हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो सारे जो फॉर्म होते हैं हर जगह से वो ले जाते हैं, एक इस्लामाबाद के अंदर एक अदारा है स्टेटिस्टिकल ब्यूरो साइंस का, वहां पे वो ले जाते हैं। वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, मतलब मेल अलग कर दिए, फीमेल अलग कर दिए, चाइल्ड अलग, हर तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं उनके डिफरेंट टेबल बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में वो डिफरेंट चीजें उस डेटा से फाइंड करते हैं कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान में टोटल एजुकेटेड लोग कितने हैं, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट टोटल लोग कितने हैं, उसके अलावा और भी डिफरेंट चीजें फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ अगर उन्होंने पाकिस्तान की आबादी फाइंड करनी थी, पॉपुलेशन फाइंड करनी थी, तो जैसे लास्ट टाइम हुआ था 2018 में सेंसिव हुई थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की आबादी मेरे ख्याल में 20 करोड़ कुछ ऊपर थी, ठीक है, समथिंग थी ऊपर। तो 20 करोड़ उन्होंने जो एंड पे एक हमें लाइन में बताया था कि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ है, तो वो क्या है, वो हमारे पास उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दी थी, ठीक है। तो जो सेंसिव करते हैं, मर्दमशुमारी करते हैं, वो सारा इस स्टैटिस्टिक की इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहला काम कलेक्शन, फिर उस डेटा को प्रेजेंट करना, फिर उससे एनालिसिस करना, अपने काम की चीजें निकालना, फिर उनको वन बाय वन क्या करना, डिफाइन करना कि पाकिस्तान में इतने % लोग एजुकेटेड हैं,
इतने परसेंट लोग मैरिड हैं, वो सारी चीज़ें जो निकालते हैं वो क्या होती है, वो इंटरप्रिटेशन होती है, वो एनालिसिस होता है, उनका बेसिकली काम होता है। तो ये हमारे पास सेकंड सेंस थी स्टैटिस्टिक को डिफाइन करने की। थर्ड हमारे पास है टेक्निकल सेंस। In this sense, the quantity calculated from few observation taken on a sample basis. इसमें क्या कह रहा है कि क्वांटिटी कैलकुलेट फ्रॉम few observation, चंद एक ऑब्जर्वेशन को यूज करके किसी भी चीज के बारे एस्टिमेट लगाना। ठीक है ना, नाम से ही ज़ाहिर है टेक्निकल सेंस, टेक्निक्स यूज करना। आपको याद रहे कि ये जो टेक्निक्स का काम होता है ये स्टैटिस्टिक में पॉसिबल होता है, क्योंकि एक वर्ड है एस्टिमेट, एस्टिमेशन का, वो सिर्फ स्टैटिस्टिक में यूज होता है, अदर फील्ड में यूज नहीं होता। कि मेरे पास एस्टिमेटेड रिजल्ट ये हैं, ये एस्टिमेटेड का जो वर्ड है वो सिर्फ स्टैटिस्टिक में यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास किसी जगह की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है, हम सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं डील कर सकते, हमारे पास इतनी कॉस्ट नहीं है, टाइम इतना नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम चंद एक ऑब्जर्वेशन वहां से ले लेंगे, चंद एक लोग लेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, और उनके जो रिजल्ट्स आएंगे हम कहेंगे कि ओवरऑल यहाँ के लोगों का इस चीज के बारे में ये व्यू है। ठीक है, चंद एक लोगों की राय लेके सारे लोगों पे उनकी राय को अप्लाई कर देना, ये स्टैटिस्टिक का काम है, ये टेक्निकल सेंस होती है। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल ले लेना, सैंपल की जो रिजल्ट्स आए वो कहना कि पॉपुलेशन के रिजल्ट भी तकरीबन इतने ही आएंगे। ठीक है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के रिजल्ट भी इतने ही होंगे। दैट इज क्या है, टेक्निकल सेंस। तो ये जो टेक्निक्स होती है ये जस्ट आप लोग स्टैटिस्टिक में यूज कर सकते हैं, अदर फील्ड में यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने देखे ना नीचे इसमें एक एग्जांपल भी दी हुई है कि if we select at random 10 student from a class of 50 student, measure their heights and find their average height। ठीक है, हमारे पास 50 की स्टूडेंट की क्लास है, हमने हाइट मेजर करनी है, हमारे पास टाइम नहीं है या हम सारे स्टूडेंट की हाइट मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 10 एक स्टूडेंट उस 50 की क्लास में से ले लेते हैं, उनकी हाइट मेजर करते हैं और उनकी एवरेज फाइंड कर लेंगे हाइट की। जो उनकी एवरेज हाइट आएगी हम कहेंगे कि हमारे पास जो एवरेज हाइट आई है, फॉर एग्जांपल वो 5.5 फीट आई है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास पूरी ये जो क्लास है इसकी हाइट तकरीबन इतनी ही होगी। तो वो हमारे पास चीज क्या है, वो स्टैटिस्टिक है। इसे भी आप स्टैटिस्टिक कहते हैं इन टेक्निकल सेंस, कि हमने एक टेक्निक यूज की है, हम सारे डेटा को डील नहीं किया, चंद एक ऑब्जर्वेशन को यूज करके सारी ऑब्जर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये एक टेक्निक है और इसे भी हम स्टैटिस्टिक कह सकते हैं, कहते हैं। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, वन बाय वन माइक ऑन करके आप डिस्कस कर सकते हैं। सर ये टेक्निकल वाला दोबारा समझा दें, डेफिनेशन दोबारा समझा दें टेक्निकल। क्लियर है तो भी बता दें, तो एक बार माइक ऑन करके बता दे साथ साथ। सर ये टेक्निकल वाली नहीं समझ आई। सर ये चलिए नेक्स्ट टेक्निकल हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक की टाइप्स हमने पढ़नी है नेक्स्ट। सर वो टेक्निकल वाली नहीं समझ आई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक। फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और सेकंड हमारे पास क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक की दो टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती है, सेकंड हमारे पास क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक।
लेकिन जी फर्स्ट टाइप को हमने डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। Descriptive statistics deal with collection of data, its presentation in various forms such as table, graph, diagram, and finding average and other measure which will describe the data. हमने जितना भी काम बेसिक में करना है, आप लोगों ने अभी बेसिक के कोर्स में हमने सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी काम बताया गया है ये हमने आगे सारा काम चैप्टर वाइज पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डील विद कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा की कलेक्शन आप लोगों को समझानी है कि डेटा हम कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी भी डिफरेंट इसकी फॉर्म टाइप्स मैंने बताई हैं कैसे कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इस डेटा को प्रेजेंट करना आप सीखेंगे, सच एज टेबल, ग्राफ एंड डायग्राम। ये हम सेकंड चैप्टर में 3 चीजें पढ़ेंगे। जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे उसको टेबल की फॉर्म में लिखना, उसके ग्राफ बनाना या उसकी कुछ डायग्राम बनाना, ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे चीजें। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर में हम डेटा कलेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम उस डेटा को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि डेटा को टेबल की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, डेटा को ग्राफ की फॉर्म में कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं। ग्राफ बनाएंगे उससे सारा डेटा शो हो जाएगा, या उसकी डिफरेंट डायग्राम बनाएंगे उनके थ्रू भी डेटा शो होता है। तो वो डेटा की क्या हो जाएंगी, ये तीनों प्रेजेंटेशन हो जाएंगी। एंड फाइंडिंग एवरेजेस, थर्ड चैप्टर हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का है। वहां पे हम उस डेटा की एवरेजेस फाइंड करेंगे। एवरेजेस में हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, ये 5 टाइप की हम थर्ड चैप्टर में एवरेजेस फाइंड करेंगे उस डेटा की। ठीक है, डेटा हमारे पास टेबल की फॉर्म में होगा, देन हम उस डेटा को यूज करेंगे और उसकी एवरेजेस फाइंड करेंगे। एंड अदर मेजर विच विल डिस्क्राइब द डेटा, और भी डिफरेंट मेजर्स हम फाइंड करेंगे उस डेटा से। जैसे हम 4th चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये 5 टाइप की हम वेरिएशन पढ़ेंगे कि हमारे पास डेटा में वेरिएशन क्या है। तो ये हमारे पास क्या होंगी, ये हमारे पास अदर मेजर्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जितना भी इस डेफिनेशन में काम बताया गया है ये आप सारा चैप्टर वाइज आगे पढ़ेंगे। जो अभी चैप्टर हमने स्टार्ट किए हुए हैं ये कलेक्शन ऑफ डेटा का है और इंट्रोडक्शन है स्टैटिस्टिक का। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम उस डेटा को प्रेजेंट करना सीखेंगे, टेबल के थ्रू भी, टेबल भी बनाएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, डायग्राम भी। फिर थर्ड चैप्टर में हम उन जो टेबल आएंगे डेटा के उनकी एवरेजेस फाइंड करेंगे। 4th चैप्टर और उससे ऑनवर्ड क्या होंगी, अदर मेजर्स होंगी उस डेटा की। तो ये हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसकी टाइप्स है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक डील विद टेक्निक यूज फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा, making the estimates and drawing conclusion from limited information, taking on a sample basis and testing the reliability of the estimate. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक बेसिकली ऐसी स्टैटिस्टिक है जो हम मास्टर लेवल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी वही डेफिनेशन आ जाती है कि हम टेक्निक्स यूज करते हैं, सैंपल लेते हैं, ठीक है, उस सैंपल को यूज करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन उठाते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, उनके रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर बताते हैं कि ये हमारे पास ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसके कितने करीब आ रहे हैं।
ठीक है, मतलब कि सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के रिजल्ट एस्टिमेट करना क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के रिजल्ट एस्टिमेट करना। जब रिजल्ट्स आते हैं देन हम क्या करते हैं, उनको उनकी टेस्टिंग करते हैं और रिलायबिलिटी फाइंड करते हैं, क्या हम इनको आगे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर आपका सैंपल जो सिलेक्ट करेंगे वो गुड रिप्रेजेंटेड हुआ, अच्छे से अच्छा आपने सैंपल सिलेक्ट किया हुआ, तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो पॉपुलेशन के करीब तर आते हैं। अगर आपके जो सैंपल सिलेक्ट करेंगे वो रैंडमली सैंपल नहीं लिया, उसमें आपकी पर्सनल जजमेंट इंक्लूड थी, तो वो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो रिलायबल नहीं होंगे, उनको आप फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते, या उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो पॉपुलेशन के करीब तर नहीं आएंगे। इसलिए सैंपल का रिप्रेजेंटेड होना जरूरी है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में जितना भी काम होता है ये हम मास्टर लेवल स्टैटिस्टिक में यूज करते हैं, आप लोग नहीं पढ़ेंगे ये वाला काम। ठीक है जी, हम मास्टर लेवल में पढ़ते हैं जिसमें हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, फिर उस पर डिफरेंट टेस्टिंग लगाते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इस तरह के चैप्टर हैं। तो वो आप लोगों का काम नहीं है, आप लोगों का बेसिकली जो काम है वो सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का काम है। लेकिन एज अ डेफिनेशन सैंके टाइप्स की ये तो आप लोगों ने याद रखनी है कि सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के रिजल्ट्स एस्टिमेट करना क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होता है। ये स्टैटिस्टिक की दो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इन डेफिनेशन में किसी का कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग सुन रहे हैं या सो गए हैं बेटा? सर जी इधर ही है, समझ आ रही है, सुन रहे हैं सर। कोई एक बंदा माइक ऑन करके बताए। सर वो मेरे आपको ख्याल में आवाज नहीं आ रही। 14 स्टूडेंट हैं इस टाइम एक्टिव। सर टेक्निकल सेंस समझा दी। सर वो पहले आपको कहा था टेक्निकल नहीं समझ आई। अच्छा, ये मैसेज वो ना करें, आप उधर ही ना माइक ऑन करके पूछ लिए करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो स्लाइड होती है शो हो रही हो तो वहाँ पे आपके मैसेज के रिसीव नहीं होते। सर आपको बताया था वो टेक्निकल की स्लाइड पे। चले जी, हमने स्टैटिस्टिक की दो डेफिनेशन भी पढ़ ली हैं। मैंने डेफिनेशन भी पढ़ी हैं और ये क्या नाम है इनका टाइप्स भी पढ़ ली हैं। इसमें अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट। नो सर। चलो जी, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, पॉपुलेशन। थोड़ी सी डेफिनेशनें हैं, ये भी हमने पढ़नी है, ये स्टैटिस्टिक में बार बार यूज होंगी। तो इनका क्या डेफिनेशन है और इनका क्या कंसेप्ट है, तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में सारी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। फिर जो आगे क्विज वगैरह होते हैं एमसीक्यूज टाइप के, तो उसमें भी ये डेफिनेशनें आ सकती हैं, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। देखिए जी, सबसे पहली डेफिनेशन मैंने पॉपुलेशन की लिखी है। पॉपुलेशन क्या है, द कंप्लीट काउंटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। द कंप्लीट काउंटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट को जब आप कंप्लीटली काउंट करेंगे, दैट इज पॉपुलेशन। ठीक है, बात कंप्लीटली की है कि आप चीज को कंप्लीटली काउंट करें, जिसमें कोई चीज रह ना जाए, तो वो क्या होगी, वो आपके पास पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट के स्टूडेंट अगर काउंट करने हैं तो आप कंप्लीट काउंट करें, कोई स्टूडेंट रह जाए, तो वो पॉपुलेशन होगी। जब हम ओवरऑल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको कंप्लीटली काउंट करेंगे तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी।
ये नहीं है कि कुछ चीजें छोड़ देना, कुछ को यानी कि गिन लेना, तो वो पॉपुलेशन, वो फिर पॉपुलेशन नहीं होगी। पॉपुलेशन में जो भी इंडिविजुअल लें, जो भी ऑब्जेक्ट लें, उसको कंप्लीटली काउंट करना है। जब भी आप किसी भी चीज को कंप्लीटली काउंट करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, फाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है, इफ द इंडिविजुअल कैन बी काउंटेड। अच्छा, ये मैं स्पीकर देखता हूं, एक मिनट। एजाद अली, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। आ रही है। अच्छा एक मिनट, मैं वो लगा लेता हूँ, हेडफोन लगा लेता हूँ, फिर शायद आए आप लोगों की आवाज। एक मिनट सब्र कीजिएगा यहाँ पे। अच्छा बेटा आप बोले, अब आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। यस सर। आपको हमारी आ रही है? हेलो, टेस्टिंग। ये आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? सर अभी नहीं आ रही। अच्छा मेरी आवाज आ रही है? यस सर सर। आपकी आ रही है। हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है।
अच्छा चलें ऐसे करते हैं ना, मैं यानी कि डेफिनेशन है वहाँ पे पढ़ाता हूँ, फिर जो इशू हो तो आप लोग मैसेज करिएगा, ठीक है? तो मैं इधर मैसेज की तरफ आके रिपीट कर दूंगा वो चीज़ जिसकी समझ ना आई हो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ सॉल्व होगी। क्योंकि अभी मुझे भी पता नहीं चला क्यों नहीं जा रही, क्योंकि मेरी आ रही है तो फिर आप लोगों की पता नहीं क्यों नहीं आ रही। तो किसी का कोई भी इशू हो तो वो आप लोग यहाँ पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है? बाकी ये कि स्टार्टिंग में आप लोगों की आवाज़ आ रही थी कि बीच में पता नहीं फिर क्या हुआ है। चलें जी, पॉपुलेशन हम पढ़ रहे थे, पॉपुलेशन मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को अगर इसमें कोई इशू हो तो आपको मैसेज करना है, फिर मैं मैसेज में देख के रिपीट कर दूंगा उस चीज़ को। देखें जी, पॉपुलेशन द कंप्लीट काउंटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल इज कॉल्ड पॉपुलेशन। मैं बता रहा था कि किसी भी चीज़ को जब आप कंप्लीटली काउंट करेंगे तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है? कंप्लीटली काउंट करना है, कोई चीज़ रह ना जाए, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, तो वो पॉपुलेशन कहलाएगा। पॉपुलेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक फाइनाइट पॉपुलेशन है और एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। फाइनाइट पॉपुलेशन कौन सी होती है? इफ द इंडिविजुअल कैन बी काउंटेड कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। कोई भी इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं, जिसकी आप तादाद बता सकते हैं, तो वो फाइनाइट कहलाएगा, फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगा। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट की तादाद तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, उनकी तादाद बता सकते हैं, तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन होगी। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये भी फाइनाइट पॉपुलेशन है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, इसकी भी तादाद बता सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी पॉपुलेशन जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें, तादाद बता सकें, वो फाइनाइट पॉपुलेशन होगी। और दूसरी इसकी क्या है? इनफाइनाइट पॉपुलेशन। If the individual cannot be counted, called infinite population। कि अगर आप इंडिविजुअल को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या होगी? वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टार ऑन स्काई, ठीक है, आसमान पे तारों की जो तादाद है, ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, ऐसी पॉपुलेशन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, जमीन पे पड़े रेत के जरों की तादाद, तो ये क्या है? इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह डिफरेंट आप खुद से भी एग्जांपलें लिख सकते हैं। नंबर ऑफ हेयर ऑन हेड, ठीक है, बालों की तादाद, वो भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह की कोई भी एग्जांपल आप खुद से भी दे सकते हैं। इनफाइनाइट पॉपुलेशन में ऐसी पॉपुलेशन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी तादाद नहीं बता सकते, वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी। अच्छा, अब इस पॉपुलेशन वाले टॉपिक में अगर कोई इशू है तो आप मैसेज करें, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। ये पॉपुलेशन का टॉपिक क्लियर है? ठीक है जुनेद साहब। ये जो टेक्निकल सेंस वैसा आप पूछ रहे हैं, ये बाद में इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये जो पिछले जितने भी जो चीज़ें होंगी ना, वो बाद में फिर रिपीट कर देंगे, मैं दोबारा मैं उनको रिपीट कर दूंगा। अभी जो चीज़ यानी कि हम पढ़ रहे हैं, फिर उसमें मुझे साथ साथ बताना है। चलें जी, पॉपुलेशन क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल। सैंपल क्या होता है? अ गुड रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल, ठीक है? पॉपुलेशन का एक खास हिस्सा जो पूरी पॉपुलेशन को शो करे,
रिप्रेजेंट करे उसे हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, सैंपल की डिफरेंट डेफिनेशन आप लोग यूज करते हैं, डिफरेंट जगहों पे यूज की जाती हैं। बाज लोग कहते हैं कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ये भी सैंपल की एग्जांपल जो है या डेफिनेशन जो है ठीक है। अ गुड कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। हमने मास्टर में सैंपल की ये डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर एमफिल में हमने पढ़ा था अ गुड रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ये जो मैंने डेफिनेशन जहाँ पे लिखी है ये प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, पहले जो दो बताई हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन अगर आप इस टॉपिक के अंदर जाएंगे तो फिर वो चीजें गलत हो जाती हैं, क्योंकि सैंपल का रिप्रेजेंटेड होना जरूरी है। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेड नहीं है तो जो उसके रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल नहीं होंगे, उनको आप फ्यूचर की फोरकास्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चीज का रिप्रेजेंटेड होना जरूरी है। जैसे मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी अवाम में, ठीक है, पूरी यूनिवर्सिटी एक पॉपुलेशन है, तो अगर मैं कहता हूँ कि उसमें स्टैट की जो एक क्लास है वो सैंपल है, ठीक है, वो सैंपल है, उसका स्मॉल पार्ट्स है, उसे हम सैंपल कह सकते हैं। या सीएस की क्लास है वो सैंपल है, ठीक है, आप लोग एक यूनिवर्सिटी का पार्ट्स हैं, आप सैंपल कहलाएंगे। लेकिन आप लोग रिप्रेजेंटेड नहीं हैं। रिप्रेजेंटेड कब बनेंगे कि हम हर डिपार्टमेंट से कुछ बच्चे लें और कंबाइन एक क्लास बनाएं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स डिपार्टमेंट से भी लें, स्टैट से भी, सीएस से भी, मैनेजमेंट साइंस, इसी तरह केमिस्ट्री से भी लें, और उन सारों की हम एक कंबाइन क्लास बनाएं। ठीक है, जिसमें अगर मुझे फिजिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी मुझे इजीली मिलेगी उस क्लास से। अगर मुझे सीएस के बारे में जरूरत होगी इंफॉर्मेशन तो वो भी इजीली मिल जाए। स्टैट के बारे भी मिल जाए क्योंकि उसके बच्चे भी उस क्लास में मौजूद हों। तो वो जो क्लास होगी वो रिप्रेजेंटेड क्लास होगी, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल होंगे। वो जो क्लास होगी वो रिप्रेजेंट करेगी पूरी पॉपुलेशन को। अगर हम किसी एक क्लास को कह देते हैं तो वो क्लास सैंपल तो है लेकिन रिप्रेजेंटेड नहीं है, क्योंकि सीएस के हैं, अगर मैं आपसे फिजिक्स के बारे में पूछूंगा तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, स्टैट में मास्टर लेवल का पूछूंगा आप लोगों को नहीं पता होगा, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, मिसिंग हो जाएगी। तो फिर जो रिजल्ट्स होंगे वो रिलायबिलिटी में यूज नहीं हो सकते, हम उनको फ्यूचर के लिए यूज नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए सैंपल का रिप्रेजेंटेड होना जरूरी है। ठीक है, सैंपल रिप्रेजेंटेड होगा तब उसके रिजल्ट्स जो होंगे सेम पॉपुलेशन की तरह ही आएंगे। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेड नहीं होगा, वो सैंपल तो होगा लेकिन उसके रिजल्ट्स हम आगे यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके रिजल्ट्स और पॉपुलेशन के रिजल्ट में डिफरेंस होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। इसीलिए सैंपल का रिप्रेजेंटेड होना जरूरी है। तो सैंपल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? अ गुड रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। दूसरा हमारे पास क्या है? सैंपलिंग। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है, सुना है कि लोग कहते हैं सैंपल और सैंपलिंग एक ही चीज है, लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। ठीक है, सैंपलिंग और चीज है। सैंपलिंग क्या है? The process or technique of selecting a sample from the population to make statistical inference from them and estimate characteristic of whole population। ठीक है, सिंपल वे में मैं सैंपलिंग की डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगी? द टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल। सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, वो टेक्निक, वो मेथड, वो फार्मूले क्या कहलाते हैं? सैंपलिंग कहलाते हैं। ठीक है, देखिए ना, अब हमारे पास बहुत बड़ी सी एक पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी सी एक पॉपुलेशन है, तो उसमें से हमने सैंपल सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कोई टेक्निक होगी, कोई मेथड होगा, कोई फार्मूला होगा। ऐसे तो नहीं कि हम उसमें से कोई वैल्यू खुद ही उठा लेंगे और वो सैंपल हो जाएंगी। तो एक मेथड होता है, एक टेक्निक्स होती हैं, उनको हम यूज करते हैं सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। तो वो जो टेक्निक्स या वो जो फार्मूले या मेथड होते हैं उन्हें हम सैंपलिंग कहते हैं।
ठीक है, तो सैंपल क्या हो गया, आ गुड रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और सैंपलिंग क्या हो गई, द टेक्निक यूज फॉर सिलेक्टिंग अ सैंपल। सैंपल सेलेक्ट करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे उन टेक्निक्स को हम सैंपलिंग कहते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब आपका पेपर होगा तो उसमें ये लाजमी नहीं है कि आप 1 by 1 to all ये बिल्कुल एक एक वर्ड की डेफिनेशन मुझे सुनाएं। चीज का कंसेप्ट होना चाहिए, आप कंसेप्ट बताएंगे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम भी इसी तरह ही, यानी कि ना बच्चों ने प्रॉपर डेफिनेशन, बहुत कम ही बच्चे थे जिनको आती थी, तो जो कंसेप्ट वाली चीज होती है वो याद रखनी है। अगर आपको एक चीज के बारे कंसेप्ट है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अच्छा, सैंपल और सैंपलिंग में अगर कोई इश्यू है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। नहीं, मैंने अभी बताया है सबा कि सैंपल और सैंपलिंग दो डिफरेंट चीजें हैं। सैंपल हमारे पास गुड रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, और सैंपलिंग क्या है, सैंपल सेलेक्ट करने के लिए जो हम टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं या हम मेथड यूज कर सकते हैं, कोई फार्मूला यूज करते हैं सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, उन टेक्निक्स उन मेथड को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताएं। चलें जी, गुड। चलिए नेक्स्ट हमारे पास दो डेफिनेशन हैं, एक है पैरामीटर, एक है स्टैटिस्टिक। पैरामीटर क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर कैपिटल N, म्यू, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन, जो रिजल्ट आप पॉपुलेशन के डेटा से निकालेंगे उन्हें आप पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में याद रखना है। पैरामीटर क्या है, जो रिजल्ट हम पॉपुलेशन के डेटा में से निकालेंगे उन्हें हम पैरामीटर कहेंगे। जैसे पॉपुलेशन की जो पूरी तादाद होती है उसे हम कैपिटल N से शो करते हैं, कैपिटल N से। उससे अगर पॉपुलेशन का डेटा है और हमने मीन फाइंड किया है तो उसको म्यू से शो करेंगे। पॉपुलेशन का डेटा है और हमने वेरिएंस फाइंड किया है तो उसको सिग्मा स्क्वायर से शो करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन का अगर डेटा होगा तो हम ग्रीक लेटर को यूज करेंगे। और पैरामीटर होता क्या है, पॉपुलेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। और स्टैटिस्टिक क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइबिंग अ सैंपल आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, जो रिजल्ट सैंपल के डेटा से ऑब्टेन होंगे उन्हें हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैटिन लेटर, इनको हम लैटिन लेटर से शो करते हैं। जैसे सैंपल की जो स्ट्रेंथ होगी, तादाद होगी, उसको आप स्मॉल n से शो करेंगे। सैंपल से अगर आप मीन निकालेंगे तो उसको x बार से शो करेंगे। सेम इसी तरह आप सैंपल से अगर वेरिएंस फाइंड करते हैं तो उसको स्मॉल s स्क्वायर से शो करेंगे। तो जितने भी रिजल्ट्स होंगे सैंपल से निकलेंगे उन्हें हम स्टैटिस्टिक कहेंगे, और जो रिजल्ट पॉपुलेशन के डेटा से आएंगे उन्हें हम पैरामीटर कहेंगे। देखिए यहाँ पे फर्क याद रखना है, ये स्टैटिस्टिक है, S आगे नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे आगे S मैं लगाता हूं तो ये फिर सब्जेक्ट बन जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। अगर सिर्फ स्टैटिस्टिक है तो इसकी मीनिंग और है, इसकी मीनिंग फिर क्या होंगे कि जो रिजल्ट हम सैंपल के डेटा से निकालेंगे उन्हें हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। अगर आगे ऐसा आ जाता है तो फिर इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, फिर इसकी वही डेफिनेशन बन जाती है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, फिर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दो डेफिनेशन ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। पॉपुलेशन से जो रिजल्ट निकलेंगे उन्हें पैरामीटर कहते हैं, सैंपल से जो रिजल्ट आएंगे उन्हें हम स्टैटिस्टिक कहते हैं।
इन दो डेफिनेशन में कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है डिफाइन वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये हमारे पास लास्ट ये टॉपिक है आज के लेक्चर का। डिफाइन वेरिएबल, वेरिएबल वर्ड वेरी से निकला है, ठीक है। वेरी, चीज का वेरी कर जाना, ठीक है, यानी कि फिक्स ना रहना। चीज वेरी वही होती है जो फिक्स नहीं रहती। तो a measurable quantity which can vary from one individual or object to another is called variable। वेरिएबल क्या होते हैं? जो चीज एक इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट से अदर तक जाते हुए चेंज हो जाती है वो वेरिएबल कहलाती है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जो चेंज हो जाएं, जो फिक्स ना रहें, उन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसा कि हमारे पास हाइट एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल, हम लोगों की हाइट मेजर करें तो देखें ना, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हाइट है यार किसी की। तो ये क्या है? ये वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरी हो रही है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। हम लोगों का वेट मेजर करें तो वेट भी क्या है? वेरिएबल क्वांटिटीज है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है, फिक्स नहीं रहता। तो ये हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है। इसी तरह प्राइस ऑफ गुड्स हो गई, ठीक है, अशिया की जो कीमतें होती हैं वो भी वेरिएबल क्वांटिटीज है, वो भी हर चीज की डिफरेंट यानी कि प्राइस है, तो वो चेंज होती रहती हैं, तो वो क्या है? वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। इसी तरह नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फैमिली में जो बच्चे होते हैं वो यानी कि डिफरेंट तादाद होती है, हर किसी की अलग अलग होती है, तो ये भी वेरिएबल ही क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जो फिक्स ना रहें, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएं, उन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल क्वांटिटीज कहते हैं। A variable is usually denoted by a last letter of alphabet एक्स वाई जेड, ठीक है। हम कैपिटल एक्स वाई जेड से शो करते हैं। कहीं पे भी अगर हम वेरिएबल क्वांटिटीज को शो कर रहे होंगे तो एक्स वाई या जेड से शो करेंगे और कैपिटल लेटर हम यूज करेंगे इसमें। आगे वेरिएबल की मैंने टाइप्स डिस्क्राइब किए हैं। दो टाइप्स हैं वेरिएबल की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट वेरिएबल और सेकंड है कंटीन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होंगे? अ वेरिएबल which can assume only some specific value within a given range is called discrete variable, ठीक है। ऐसे वेरिएबल, इजी वे में अगर मैं इस डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो ऐसे वेरिएबल जो जिनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हो, ऐसे वेरिएबल जिन वेरिएबल के बीच में जंप हो, गैप मौजूद हो, तो वो वेरिएबल कौन से होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं ऐसे वेरिएबल जिनमें पॉइंट वाली वैल्यू ना हो, तो वो जो वेरिएबल होंगे वो डिस्क्रीट वेरिएबल होंगे, जिसमें एक एग्जैक्ट फिगर होगी, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये क्या है? ये वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। देखिए ना, 1 2 3, इसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट फिगर है। अब अगर हम इसके बीच में जाएं तो 1 और 2 के बीच में लाखों करोड़ों ऐसी वैल्यूज हैं जिनसे हम जंप ले रहे हैं। अब 1 से 2 तक जाना है तो क्या होगा? बीच में 1.1 1.2 अप टू सो ऑन 1.9, आगे फिर 2 आएगा, फिर 1.1 और 1.2 के बीच में 10 वैल्यूज होंगी, फिर उनके बीच में इस तरह करें तो लाखों करोड़ों वैल्यूज हैं जिनसे हम क्या कर रहे होते हैं? जंप ले रहे होते हैं, गैप ले रहे होते हैं। तो ये क्या होती हैं? ये डिस्क्रीट वेरिएबल हैं या डिस्क्रीट वैल्यूज हैं।
ऐसी वैल्यू जिनके बीच में जंप हो, गैप मौजूद हो, ठीक है, फिक्स एक वैल्यू हो, वो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, नंबर ऑफ हाउस इन स्ट्रीट, एक गली है उसमें जो हाउस होते हैं उनकी तादाद, तो वो कंप्लीट होंगे ना भाई, ये स्ट्रीट है इसके अंदर 10 हाउस हैं, या फिर इस स्ट्रीट के अंदर 5 हैं, 2 घर हैं, 10 घर हैं, इस तरह ही होगा ना। ये तो हम नहीं कह सकते कि इस गली में 7.5 घर हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो नंबर ऑफ हाउस इन स्ट्रीट, एक गली के अंदर घरों की जो तादाद होगी वो क्या है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, एक फिक्स फिगर होगी। या फिर दूसरी मैंने इसकी एग्जांपल है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, एक फैमिली के अंदर बच्चों की तादाद, तो ये भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी कि इनके घर में 3 बच्चे हैं, इनके घर में 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, ठीक है। इसमें भी कभी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी। कहीं पे आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई बंदा कहे कि मेरे घर में 3.5 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी। तो जब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी, वो कौन से वेरिएबल होंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, क्लास के अंदर स्टूडेंट की तादाद, तो ये भी क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। एक एग्जैक्ट फिगर होती है कि इस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, तो उसमें भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती। जब भी आपके पास एक एग्जैक्ट फिगर हो जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू इंक्लूड ना हो, तो वो जो वेरिएबल होते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंटीन्यूअस वेरिएबल। अ वेरिएबल which can assume any value within a given range is called continuous variable। कि जब हम उन वैल्यूज के बीच वाली वैल्यूज को भी इंक्लूड करेंगे, हम कंटिन्यूसली मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे जिसमें कोई वैल्यू रह ना जाए, तो वो जो वेरिएबल होंगे वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होंगे, ठीक है। जिसमें आप पॉइंट वाली वैल्यू उसको भी शामिल करेंगे, तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी है, हाइट एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल। हाइट हो गई लोगों की, अब हाइट है, ठीक है, तो देखें अब हाइट जब बढ़ती है तो हर पॉइंट को टच करके जाती है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी की हाइट 4 फीट है तो यानी कि दूसरे दिन वो उठाए तो उसकी 5 फीट हो गई थी, ऐसे नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। 4.1, 4.2 पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी इसमें इंक्लूड होंगी। हम लोगों की हाइट मेजर करें तो ये नहीं है कि सारों की एग्जैक्ट, किसी की 5 होगी, किसी की 4 होगी, किसी की 6 होगी, ऐसे नहीं होगा, उसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी होंगी। सेम इसी तरह से वेट मेजर करें तो वेट में भी ऐसे ही होता है, पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी होती हैं। या फिर किसी का अगर वेट बढ़ रहा है तो वो हर पॉइंट, हर केजी को टच करके जाएगा, ठीक है। किसी का वेट 40 से 60 हुआ है तो अचानक नहीं हो जाएगा कि 40 था और फिर 60 हो गया अचानक, ऐसे नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, हर पॉइंट को टच करके जाएगा। या स्पीड ऑफ अ कार, कार में जो एक मीटर लगा हुआ होता है उसकी जो सुई होती है तो वो कंटिन्यूअस के साथ काम करती है, ठीक है। वो हर, आप जितनी भी स्पीड दें वो हर पॉइंट को टच करके जाएगी। आप कभी भी जितनी भी रेस दे लें, ठीक है, स्टार्टिंग से ही रेस दे लें, वो सुई जल्दी से आगे जाएगी, लेकिन कभी आप उस सुई को जंप लेते हुए नहीं देखेंगे कि वो सुई जंप लेके आगे चली गई, ये जंप नहीं लेगी, हर पॉइंट को टच करके जाएगी, ठीक है। जिसमें हर पॉइंट को हम टच करें, जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी शामिल हों, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। इसमें अगर किसी का कोई इशू हो, ये वेरिएबल की डेफिनेशन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तो वो मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, डिस्क्रीट वेरिएबल मैं ये बता रहा था
कि ऐसे वेरिएबल जिन वेरिएबल के बीच में जंप हो, गैप मौजूद हो, ठीक है, जिसमें एक कंप्लीट फिगर हो, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू इंक्लूड ना हो, तो वो जो वेरिएबल होते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं। बाकी किसी का कोई इशू? चलें जी, ठीक है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वेरिएबल में बी क्लासिफाइड इनटू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल की वो मेन टाइप्स हैं, और फिर वेरिएबल को आप मजीद क्लासिफाइड भी कर सकते हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन से होते हैं, फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन से होते हैं। ये मजीद वेरिएबल की क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इन टाइप्स की। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन से होंगे? व्हेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली सच एज एज, हाइट, वेट। ठीक है, अगर आप के पास जो वेरिएबल हैं उसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि उस वेरिएबल के थ्रू आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल रही हैं, तो वो जो वेरिएबल होंगे उन्हें आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से, वो नेम से भी शो है, जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे। ठीक है, तो वो वेरिएबल क्या होगा हमारे पास? क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। जैसे आप लोगों की एज लोगों से पूछते हैं, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती हैं। इसी तरह हाइट हो गई, हाइट बेसिकली एक वेरिएबल है, और कौन सा वेरिएबल है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, उससे हमें ये पता चला कि हाइट वेरिएबल है। फिर हाइट जब हम मेजर करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, उससे हम कहेंगे कि ये कौन सा वेरिएबल है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसी तरह वेट हो गया, तो वेट भी बेसिकली क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, और वेरिएबल क्वांटिटी है। फिर वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्योंकि ये भी हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो ऐसे वेरिएबल जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दें वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? क्वालिटेटिव वेरिएबल। When characteristic of variable cannot be expressed numerically, such as education, eyes color, intelligence, तो ये हमारे पास कौन से वेरिएबल होते हैं? ये क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं। देखें ना, अब एजुकेशन हो गई। अब एजुकेशन क्या है? क्वालिटी है। एक बंदा ज्यादा एजुकेटेड है तो ये उसकी क्वालिटी है। ठीक है, एजुकेशन बेसिकली क्या है? एक वेरिएबल क्वांटिटी है ना। डिफरेंट लोगों की एजुकेशन होती है। आप लोग एक ही गली के अंदर सिर्फ पूछें तो हर किसी की एजुकेशन सेम नहीं होगी। ठीक है, एक इलाके के अंदर पूछेंगे तो हर किसी की डिफरेंट एजुकेशन होगी। तो वहां से क्या है? ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। लेकिन एजुकेशन क्या है? एक क्वालिटी है, बेसिकली क्वालिटी वेरिएबल है। तो ये उस बंदे की क्वालिटी को शो कर रहा है। इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे आइज कलर हो गया, तो ये भी क्या है? लोगों की डिफरेंट आइज का कलर होता है। डिफरेंट होने की वजह से हम इस वेरिएबल को भी वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं, आइज कलर को। लेकिन हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि किसी की ब्लैक आइज है तो उनको नंबर 1 दे रहे हैं, ब्राउन है तो उसको 2 दे रहे हैं, तो हम नंबर असाइन नहीं कर सकते। ये उस बंदे की क्वालिटी है। ठीक है, तो ये भी कौन सा है? क्वालिटेटिव वेरिएबल में आ जाएगा। इसी तरह इंटेलिजेंस हो गया, तो इंटेलिजेंस भी क्या है? क्वालिटी है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है। डिफरेंट लोग स्टेजेस पे क्या होते हैं? इंटेलिजेंस होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है? बेसिकली वेरिएबल है, और वेरिएबल में कौन सा है? क्वालिटेटिव वेरिएबल है। ये हमारे पास मजीद इस वेरिएबल की क्या थी? एक्सटेंशन थी। लास्ट में हमारे पास जो स्लाइड है उस पर है कांस्टेंट।
कांस्टेंट क्या होता है, अभी हमने वेरिएबल पढ़ा था, ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स ना रहें, जो चेंज हो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होती रहे, वो वेरिएबल कहलाएंगी। और कांस्टेंट क्या होता है, ऐसी वैल्यू या ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सेम हो, जो चेंज ना हो। आ क्वांटिटी विच कैन अज्यूम ओनली वन वैल्यू, जिसकी सिर्फ एक वैल्यू हो, तो वो क्या चीज होगी, वो कांस्टेंट होगी। ठीक है जी, वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसा कि हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है, 3.1416। इसी तरह ई की वैल्यू क्या होती है, 2.71828। तो ये फिक्स है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, पाई की हमेशा यही वैल्यू रहेगी। ई है तो आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, ई की वैल्यू हमेशा यही यूज करेंगे। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकते, ये यही रहेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ एक वैल्यू हो, जो चेंज ना हो, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट। और कांस्टेंट को कहीं भी शो करना हो तो उनको फर्स्ट लेटर से हम शो करते हैं, ए बी या सी। ठीक है, इनसे शो करते हैं, और स्मॉल लेटर यूज करना है। ठीक है, देखना अब वेरिएबल के लिए हमने लास्ट लेटर यूज किए थे, एक्स वाई जेड, और कैपिटल लेटर यूज करना है। और कहीं पे अगर कांस्टेंट चीज को शो करना है तो उसको फर्स्ट लेटर से और स्मॉल लेटर से शो करना है। ये हमारे पास कांस्टेंट है। ये हमारे पास आज का लेक्चर था। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि हमारे पास टोटल 2 मंथ होते हैं और उसमें हमने जो हमारा पूरा कोर्स है उसको कंप्लीट करना होता है। तो इंशाल्लाह कोर्स हो जाएगा। बाकी ये है कि कोई इशू है तो आज आप इधर मैसेज में डिस्कस करें मुझसे, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये इशू सॉल्व होगा। मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों की आवाज़ मुझे आ रही थी, तो अब पता नहीं क्या इशू है। अगर इसमें कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से लेके कांस्टेंट तक कोई भी बात अगर क्लियर नहीं है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज करें, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, स्टैटिस्टिक को साइंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा कलेक्शन का मेथड होता है वो साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, साइंस में हम क्या करते हैं, कभी भी डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए या तो हम क्वेश्चनियर का मेथड यूज करते हैं, या हम टेलीफोन करके लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, या बाय मेलिंग करते हैं, या पर्सनल इंटरव्यू लेके लोगों से जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जितने भी मेथड हैं ये साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टैटिस्टिक को साइंस भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें जो डेटा कलेक्शन का मेथड यूज करते हैं वो भी हम यही मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको साइंस भी कहते हैं। अच्छा, टेक्निकल साइंस में क्या होता है कि सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को एस्टिमेट करना, वो हमारे पास टेक्निकल सेंस होती है स्टैटिस्टिक की। ठीक है, एक टेक्निक्स यूज करना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को यूज करके ज्यादा इंफॉर्मेशन के बारे बताना, वो हमारे पास क्या होता है, टेक्निकल सेंस होती है स्टैटिस्टिक की। और कोई चीज पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये नुमानुल्लाह, आप बेटा अभी आए हैं, पहले आप आए थे और उसके बाद अभी आपने दोबारा ज्वाइन किया है।
फाइनल अभी नहीं पता। 2 मंथ में सब बेटा जितने भी लेक्चर हो जाएंगे वो हमारे पास हर वीक में 2 लेक्चर होंगे। ठीक है, अब मंडे वाला तो ज़ाया हो गया है हमारा, उसको अरेंज करना पड़ेगा आगे जाके। और बाकी ये है कि आज का लेक्चर हमारा हो गया है, तो 2 मंथ में जितने भी होंगे, हाँ कोर्स हमने पूरा पढ़ना है। बाकी ये है कि एंड पे मैं जो चीज़ें उसमें से छोड़नी होगी वो बता दूंगा।